आज मैं आप लोग को प्लेट विवर्तन की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताऊंगा। यह संकल्पना प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित एक नवीनतम एवं वैज्ञानिक तथा आधुनिक संकल्पना है, सिद्धांत है, जिसे 1960 में हैरी हेज नामक विद्वान ने प्रस्तुत किया था। वास्तव में इस प्लेट विवर्तन सिद्धांत को कोई एक विद्वान ने नहीं वरन कई विद्वान की अपनी संकल्पनाओं के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। ऐसे विद्वानों में टूजो विल्सन, जिन्होंने प्लेट की संकल्पना दी, आर्थर होम्स, जिन्होंने संवहनीय तरंग की संकल्पना दी, ए.पी. मॉर्गन, जिन्होंने सागर नितल प्रसरण में सागरों की तली के चुंबकत्व विसंगतियों पर शोध कार्य किया तथा इसके महत्वपूर्ण तथ्य को बताया। ऐसे कई विद्वानों ने उनकी संकल्पनाओं से ही प्लेट विवर्तन सिद्धांत की संकल्पना को समझा जा सकता है। सबसे पहले प्लेट की संकल्पना। वास्तव में प्लेट क्या है? इस संकल्पना को प्रस्तुत करने का श्रेय टूजो विल्सन को जाता है। प्लेट क्या है? प्लेट स्थलमंडल अर्थात लिथोस्फीयर यानी कठोर भाग, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग हैं, कठोर भाग के वे भाग हैं जिनका निर्माण संपूर्ण क्रस्ट यानी 0 से 65 तथा ऊपरी मेंटल यानी 65 से 100 दोनों के द्वारा होता है। ये 0 से 100 किलोमीटर वाला संपूर्ण भाग कठोर है। संपूर्ण पृथ्वी का ऊपरी कठोर मंडल को ही हम प्लेट कहते हैं। वास्तव में ये कठोर मंडल, ये प्लेट भाग कई बड़े तथा छोटे टुकड़ों में टूटकर अपने नीचे स्थित तरल भाग यानी दुर्बल मंडल, जो 100 किलोमीटर से नीचे विद्यमान है, जो गलित तथा अर्धगलित अवस्था में एथेनोस्फीयर के रूप में स्थित है, उस भाग पर ऊपर का कठोर भाग तैर रहा है। इस ग्राफ में हम ऊपर की प्लेट को समझते हैं। वास्तव में हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है 6373 किलोमीटर गहरा है और प्लेट इस पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में 0 से 100 किलोमीटर के भाग से संबंधित है। 0 से 100 किलोमीटर वाला यह भाग वास्तव में कठोर है। इस कठोर मंडल को ही स्थल मंडल कहा जाता है, जिसका निर्माण ऊपरी क्रस्ट 0 से
65 किलोमीटर और मेंटल, ऊपरी मेंटल जो 65 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई का है। ये दोनों भाग मिलकर ऊपरी कठोर मंडल का निर्माण करते हैं। यह कठोर मंडल ही प्लेट के रूप में है, जो अपने नीचे स्थित 100 से 700 किलोमीटर की गहराई में स्थित मध्य मेंटल वाला भाग, जो कि गलित अर्थात तरल अर्थात अर्धगलित रूप में एक दुर्बल मंडल के रूप में विद्यमान है, जिस पर ऊपर का कठोर भाग स्लाइडिंग कर रहा है, तैर रहा है। इस ग्राफ में, इस चित्र में कल्पना करके देखिए, आपने पृथ्वी के ऊपरी भूपर्पटी को देखा, कठोर भाग को देखा। यह नीचे स्थित तरल भाग पर किस प्रकार से तैर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। विश्व में अगर प्लेटों की बात कहें, यानी उस कठोर मंडल की बात कहें, तो हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वह कई खंडों में, कई प्लेटों में टूटी हुई हैं। विश्व की विभिन्न प्लेटें, जिसमें 7 प्रमुख प्लेटें, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट के नाम आते हैं। इसके अलावा कई छोटी छोटी प्लेटें, गौड़ प्लेटें, जिनकी संख्या लगभग 20 है। ऐसी प्लेटों में अरबियन प्लेट, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोटिया प्लेट, इंडोनेशिया प्लेट और फिलीपींस प्लेट आदि के रूप में समझ सकते हैं। इसका वितरण अगर हम देखें तो बृहद प्लेटों में आपने देखा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिकन प्लेट। इन प्लेटों के बीच में छोटी छोटी प्लेटें नजका, कैरेबियन, अरेबियन, फिलीपींस, ऐसी कई प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें जो इन बृहद प्लेटों के बीच में स्थित हैं। प्लेटों में, प्लेटों के जो किनारे हैं, वास्तव में प्लेट का जो वितरण आप देख रहे हैं, इन वितरणों से आपको पता चलेगा कि ये प्लेटें विभिन्न दिशाओं में गतिशील हैं। कहीं पर प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो कहीं पर ये प्लेट एक दूसरे के आमने सामने टकराव की स्थिति के रूप में संचलित कर रही हैं और इन्हीं संचलन के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। आइए हम यहाँ पर समझते हैं कि जो संचलन मंडल है, अर्थात विभिन्न प्लेटों की सीमाएं हैं, किनारे हैं, उनके बीच संचलन कितने प्रकार का होता है। वास्तव में विवर्तनिक दृष्टिकोण से प्लेट की सीमाएं तथा किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लगभग सभी विवर्तनिक घटनाएं
जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भ्रंशन आदि की विभिन्न घटनाएं इन्हीं प्लेटों के किनारे पर घटित होती हैं। प्लेटों की सीमाओं व किनारों को सामान्यतः 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है रचनात्मक प्लेट का किनारा, और दूसरा विनाशात्मक प्लेट का किनारा, और तीसरा संरक्षी प्लेट का किनारा। रचनात्मक प्लेट के किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में यानी अपसरण यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। फलस्वरूप इसमें एक दरार निर्मित होता है। इस दरार को नीचे से उठता हुआ मैग्मा ला के भर देता है, और जिसके भरने के फलस्वरूप एक नवीन प्लेट की रचना होती है। इस कारण से इसे रचनात्मक प्लेट का किनारा कहते हैं। वहीं विध्वंसनात्मक प्लेट का किनारा, जिसमें प्लेटों का खिसकाव आमने सामने यानी अभिसरण के रूप में होती है, जिसमें दो प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप अधिक घनत्व वाली प्लेट मुड़कर नीचे मेंटल में दुर्बल मंडल में अधिक तापमान के कारण गल जाती है, क्षेपित हो जाती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर प्लेटों का विनाश पाया जाता है। इस वजह से इसको विनाशात्मक किनारा। और वहीं तीसरी प्रकार की प्लेट के संचलन में न तो प्लेटों का निर्माण होता है, न तो प्लेटों का विनाश होता है, बल्कि प्लेटें एक दूसरे के पार्श्ववर्ती किनारों पर खिसक जाती हैं। फलस्वरूप इसके सहारे भ्रंशों का निर्माण देखने को मिलता है। इस प्रकार से प्लेट की सीमाओं व किनारों में रचनात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा और संरक्षी किनारा महत्वपूर्ण है। जैसा यहाँ पर ग्राफ में भी दे सकते हैं, प्लेटें दूर जा रही हैं। इस प्रकार की घटना के फलस्वरूप प्लेटों के दूर होने की वजह से नीचे से उठता हुआ मैग्मा यहाँ पर नई प्लेटों की रचना करता है, जिसके फलस्वरूप समुद्री भागों में कटकों का निर्माण होता है। वहीं दूसरे प्रकार का किनारा विनाशात्मक किनारा, जिसमें प्लेटें आमने सामने टकराती हैं, अभिसरित होती हैं। फलस्वरूप जैसे यहाँ पर देखिए, एक प्लेट इधर से और दूसरी प्लेट इधर से, दोनों के बीच एक टकराव मंडल, जिसमें भारी प्लेट मुड़कर नीचे चली जाती है और वह मेंटल में दुर्बल मंडल में विलीन हो जाती है, गल जाती है। फलस्वरूप प्लेटों का विनाश देखने को मिलता है। और वहीं तीसरी प्रकार की प्लेटों के अंतर्गत, तीसरे प्रकार के किनारे के अंतर्गत संरक्षी किनारा, जिसके सहारे प्लेट एक दूसरे के विपरीत बिना नुकसान किए और बिना निर्माण किए एक दूसरे के विपरीत खिसक जाती है। ऐसे किनारों को संरक्षी किनारा कहा जाता है।
वास्तव में ऊपर का जो ये कठोर भाग जिसे हम लोग प्लेट कह रहे हैं, इनका मोशन अर्थात संचलन कैसे होता है, यह बात समझने का है। वास्तव में प्लेटों में जो गति, प्रवाह व स्थानांतरण देखने को मिलता है, उसके कई कारण बताए गए हैं। उन सभी कारणों में पृथ्वी के अंदर तापीय संवहन तरंग को प्लेट की गति का प्रमुख कारण माना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय संवहन तरंग की संकल्पना 1928 में आर्थर होम्स नामक विद्वान के द्वारा प्रस्तुत की गई। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग अर्थात 100 से 700 किलोमीटर वाला वह भाग जो तरल रूप में विद्यमान है, जिसमें तापीय विसंगतियों के कारण उसमें संवहनीय तरंग, जो कि एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में कार्यशील होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि आर्थर होम्स ने पृथ्वी की भूपर्पटी के निकट यानी ऊपरी अधः स्तर अर्थात 100 से 700 किलोमीटर वाला यह तरल भाग जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में स्थित है, ऊपरी कठोर मंडल के ठीक नीचे है, वहाँ के तापमान में और पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी 700 किलोमीटर की गहराई में स्थित के तापमान में एक विभिन्नता को देखा। अधिक 700 किलोमीटर के पास यह तापमान बहुत अधिक और वहीं ऊपरी धरातल के निकट 100 किलोमीटर के आसपास तापमान में एक न्यूनता को देखा। अधिकता से न्यूनता की ओर संवहनीय तरंग तापमान को संतुलित करने के लिए एक संवहनीय तरंगों का जन्म होता है। गर्म हल्का होने के कारण ऊपर उठता है, वहीं ऊपर का न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत भारी होने के कारण नीचे बैठता है। फलस्वरूप संवहनीय तरंगों के अंतर्गत ऊपर उठता हुआ स्तंभ और कहीं कहीं पर नीचे गिरता हुआ तापीय स्तंभ देखने को मिलता है, जैसा इस प्रकार के चित्र में आप देखेंगे। ऊपर की भूपर्पटी, बीच में जो मेंटल है, जो तरल भाग है, उसमें किस प्रकार से तापीय संवहन संचालित हो रही है, इसका एक अनुमान इस चित्र के द्वारा लगाया जा सकता है।
प्लेटों के संचलन तापीय संकुचन तापीय संवहन की संकल्पना को समझने के बाद हम यह समझते हैं कि जब दुर्बल मंडल में इस प्रकार की तापीय विसंगतियों के कारण उसमें संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो इन्हीं तरंगों के प्रभाव के कारण, घर्षण के कारण ऊपर का जो कठोर भाग है, प्लेट है, उसमें एक संचलन उत्पन्न होता है और तरंगों के बहाव के अनुरूप ऊपर का कठोर भाग भी प्रवाहित होने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर संवहनीय तरंगों, तापीय संवहनीय तरंगों के प्रभाव के कारण, चक्रण के कारण ऊपर का जो कठोर भाग है, जिसके कारण ऊपर का कठोर भाग है वे इस दिशा में गतिशील होके, प्रवाहित होके और नीचे किसी दूसरे प्लेट से टकराकर नीचे की ओर क्षेपित होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, नीचे की ओर क्षेपित हो जा रहे हैं। यहाँ पर एक महाद्वीपीय प्लेट है, उससे टकराव के कारण, चूँकि महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व 2.7 GCM और वहीं पर महासागरीय प्लेटों का घनत्व 3 GCM है। अधिक घनत्व के कारण दोनों प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप अधिक घनत्व के कारण महासागरीय प्लेटें नीचे की ओर मुड़कर नीचे की ओर क्षेपित हो जाती हैं, मेंटल में विलीन हो जाती हैं। जहाँ मेंटल में विलीन यह पदार्थ फिर से एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में मैग्मा के रूप में कटकों के सहारे उत्पन्न होकर लावे के जमाव के कारण एक नवीन फिर से प्लेटों की रचना करती है। इस प्रकार से यह प्लेटों में बनना और बिगड़ना, यानी एक तरफ विनाशात्मक प्लेटों के सहारे प्लेटों का विनाश होना और वहीं रचनात्मक प्लेटों के सहारे नवीन प्लेटों की रचना होना, यह एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलती है। प्लेटों के विवर्तनिक, इस प्रकार के विवर्तन यानी प्लेटों के संचलन की संकल्पना के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भूगर्भीय घटनाएं जैसे महाद्वीप और महासागरों के प्रवाह की संकल्पना, पर्वतों की उत्पत्ति की संकल्पना, भूकंप की संकल्पना, ज्वालामुखी, सुनामी तथा द्वीप त्वरण आदि की संकल्पना को आसानी से बताया जा सकता है। जैसे पहली संकल्पना को देख सकते हैं, महाद्वीप और महासागर के प्रवाह की संकल्पना। आपको इस संकल्पना के संदर्भ में वेगनर का वो मत याद ही होगा जिसको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है, जिसमें वेगनर ने कहा कि संपूर्ण स्थलीय भाग एक पैंजिया के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। आगे उसमें विभाजन होता है, पैंजिया दो खंडों में विभक्त होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आगे चल के अंगारा लैंड में भी दो विभाजन होता है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन भाग और लारेशियन भाग बनता है। गोंडवाना विभिन्न खंडों में विभक्त होकर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरबियन प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे भागों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वे विभिन्न भागों में विखंडित होकर, प्रवाहित होकर आज वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किए हुए हैं। चूँकि वहाँ पर वेगनर के उस सिद्धांत में
आखिर इस प्रकार के विभाजन के पीछे क्या कारण रहे, तो उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति को आधार मानकर इस विचारधारा की पुष्टि की थी। लेकिन वास्तव में आज इस प्रकार के विचारधारा की कोई मान्यता नहीं है। आज हम समझ चुके हैं कि इस प्रकार के प्लेटों में आखिर स्थानांतरण या संचलन किस कारण से हुआ, और आज जिस रूप में हमारी पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न महाद्वीप और वितरण महासागरों का वितरण देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, इसका सहज अनुमान हम लगा सकते हैं। दूसरे घटनाओं के अंतर्गत पर्वतों के निर्माण की बात करें, उनकी उत्पत्ति की बात करें, तो आपको पता होगा कि प्लेटों में आपसी टकराव होता है। प्लेटों का वह किनारा, वह सीमा जिसके सहारे प्लेट आमने सामने टकराती हैं, अगर प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो प्लेटों का स्वभाव कैसा है? क्या वो महाद्वीपीय प्लेट है? अगर महाद्वीपीय प्लेट है तो इसको देखेंगे, जिसमें महाद्वीप कठोर भाग ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। इसके बीच में तेथिस सागर या भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नतियों में अवसादों के जमाव के कारण जब दोनों भाग आमने सामने टकराते हैं तो भूसन्नतियों के अवसादों में वलन निर्मित होता है और एक माउंटेन अर्थात पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार का अच्छा उदाहरण आप हिमालयन रेंज और आपका यूरोप का आल्प्स पर्वत, इसका विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं पर ही अगर एक तरफ प्लेट महासागरीय प्रकार की और दूसरी तरफ महाद्वीपीय प्रकार की प्लेट है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के घनत्व में विभिन्नता के कारण महासागरीय प्लेट मुड़कर नीचे छेपित हो जाती है और महाद्वीपीय प्लेट के वे किनारे जो अवसादों के कारण एकत्रित होते हैं, अवसाद उनके तटीय क्षेत्रों में एकत्रित होते हैं, उनके वलन के फलस्वरूप तटीय माउंटेन, तटीय पर्वतीय या तटीय कोस्टल रेंज का निर्माण होता है। ऐसा उदाहरण आप रॉकीज और एंडीज पर्वतों के श्रृंखलाओं में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से भूकंप, महत्वपूर्ण घटनाओं में भूकंप को भी देखा जा सकता है। प्लेटों की विभिन्न जो सीमाएं हैं आप देख सकते हैं, इसमें विभिन्न बाउंड्रीज़ हैं, जिसमें कांटे नुमा ये लाल वाली जो है बाउंड्रीज़, ये विनाशात्मक किनारे को दिखाती है। क्या दिखाती है? विनाशात्मक अर्थात टकराव। और जितने भी येलो वाली लाइनें हैं ये रचनात्मक किनारों को दिखाती हैं, रचनात्मक नहीं, संरक्षी किनारों को दिखाती हैं, फाल्ट जोन को दिखाती हैं। और वहीं पर ही जो डॉटेड लाइनें हैं ये रचनात्मक किनारों को दिखाती हैं। एक बृहद रचनात्मक के अंतर्गत बृहद जो किनारा है, बृहद किनारा जिसे हम विस्तृत रूप में देख सकते हैं, जो अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर में एस के रूप में विद्यमान है, जो आयरलैंड से होते हुए मध्य
महासागरीय कटक के रूप में सैंटोस द्वीप तक विद्यमान है। इस फाल्ट के सहारे, इस अपसरित सीमा के सहारे एक कटक, बृहद कटक का निर्माण हुआ है। इसके सहारे मंद गति के भूकंप आते हैं। चूँकि मैग्मा किसी सतह को तोड़कर नहीं, वरन दरारी उद्भेदन के रूप में, शांत रूप में ऊपर आती है, इस वजह से यहाँ पर निम्न भूकंप आते हैं। वहीं पर विनाशात्मक किनारों के सहारे प्लेटों का नीचे क्षरण होता है। क्या होता है? क्षरण। टकराव के कारण प्लेट नीचे जाकर गलती हैं और जहाँ पे गलन होती है उसमें गलने के फलस्वरूप ऊष्मा एनर्जी उत्पन्न होती है। वह एनर्जी, ऊष्मा मैग्मा के रूप में धरातल पर आने के लिए उत्सुक होता है। अगर सतह को वह तोड़कर बाहर आता है तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया, और सतह को नहीं तोड़कर बाहर आ सकता तो तरंगों के रूप में आता है, तो भूकंप की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस प्रकार से जितने भी विनाशात्मक किनारे हैं, ये लाल वाले जोन वाले इलाके हैं, ये किनारे टकराव, आमने सामने प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप हैं, जिसके कारण गहराई से एनर्जी का विमोचन होता है। फलस्वरूप यहाँ पर गहरे भूकंप, भयंकर भूकंप आते हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, एंडीज, रॉकीज, घूमते हुए एल्यूशियन पर्वत, फिर जापान, फिलीपींस और इंडोनेशियाई द्वीपों से मिलता हुआ यह एक चतुर्धिक गोल आकार का पैसिफिक के चारों ओर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, न केवल भूकंपीय क्षेत्र वरन यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी व्यापक रूप से देखने को मिलती है। इस वजह से इस पैसिफिक जोन के चतुर्धिक, पैसिफिक सागर महासागर के चतुर्धिक इस एरिया को, इस रिंग को फायर ऑफ रिंग यानी रिंग ऑफ फायर यानी आग का गोला कहा जाता है। यदि भूकंपीय घटना समुद्र के नीचे स्थित हो, ज्वालामुखी को समझ लेते हैं पहले। स्मरणीय है कि ज्वालामुखी यानी प्लेटों का संचलन, जिसमें महाद्वीप प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराती हैं, टकराव मंडल ये है। वास्तव में टकराव मंडल के सहारे कोस्टल रेंज का निर्माण होता है, तटीय पर्वतों का निर्माण होता है, परंतु प्लेट के नीचे छेपड़ होने के का फलस्वरूप आगे चलकर मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा के ठीक ऊपर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। अर्थात ज्वालामुखी की प्रक्रिया, ये जो विनाशात्मक प्लेट का जो किनारा है वह प्लेटों के ठीक किनारों पर स्थित न होकर थोड़ा सा उससे दूर हटकर होती है, जिसे ज्वालामुखी के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा उदाहरण आप रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वतों में अक्सर देखने को मिलेगा कि आपको रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वत की जो श्रेणी है, श्रृंखला है, उसमें आपको ज्वालामुखी प्रक्रियाएं तटीय क्षेत्र में न स्थित होकर थोड़ा सा आंतरिक भागों में स्थित हो दिखेंगी। सुनामी की बात करें तो भूकंपीय घटना यानी पृथ्वी के अंदर उत्पन्न अव्यवस्था के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वह धरातल पर विभिन्न रूपों में पी और एस तरंगों के रूप में महसूस की जाती हैं। जहाँ पर यह महसूस की जाती हैं वहाँ से
तरंगों के रूप में धरातल हिलता है और तरंग की विनाश को देखा जाता है। यदि यह तरंग महासागरों के नितल पे घटे तो इस तरंगों के सहारे ऊपर का जलीय भाग तरंगित हो जाता है और वह तरंगित भाग एक सुनामी के रूप में उठे हुए जल प्रकोष्ठ के रूप में तटीय क्षेत्रों पर एक भयावह स्थिति उत्पन्न करती है। उस तरंगों को, ऐसी समुद्री विनाशकारी तरंगों को सुनामी कहा जाता है। द्वितरण भी एक प्रकार की सागरीय तल में ज्वालामुखी की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित विभिन्न द्वीप हैं, जिनसे निकलने वाला लावा के ठंडा होने से द्वीप, लगातार द्वीप यानी लाइन क्रमबद्ध रूप में द्वीपों का निर्माण होता है। ऐसे द्वीपों को द्वीपतरण कहते हैं। इस प्रकार से हम प्लेट विवर्तन सिद्धांत से न केवल विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझ सकते हैं, वरन उसके बारे में जानकारी, उनके बारे में तथ्यों को बता सकते हैं। आप लोगों को यह कैसा लगा, इसका जवाब कमेंट करके अवश्य दें। धन्यवाद।